आज के दिन में हम लोग स्टडी करेंगे द्रवों का प्रवाह। ठीक है, द्रवों का प्रवाह कह लीजिए या कह लीजिए द फ्लोज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का मतलब आप लोग जानते ही। ठीक है, जैसे आप सभी बच्चे हैं कि द्रव वाले से हम ये समझते हैं कि कोई भी वस्तु जो है क्या होता है उसमें बहने का गुण। ठीक है, बहने का गुण जिस किसी भी पदार्थ में पाया जाएगा वो पदार्थ आपका तरल कहलाएगा या फिर द्रव कहलाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है कि द्रव में बहते समय कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, द्रवों का जो प्रवाह है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, आज इसी के ऊपर टोटली आपका चैप्टर बेस है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऐसे द्रव के बारे में पढ़ें जिसको आदर्श द्रव कहा गया, आइडियल लिक्विड। ठीक है, तो आइडियल लिक्विड के लिए तो आज स्टडी पॉइंट में पहला स्टडी पॉइंट आप यही रखेंगे। पहला स्टडी पॉइंट हम लोगों का आज लेंगे आदर्श द्रव। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो सब आपको पता ही है कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, द्रव और गैस की अगर बात करें तो द्रव और गैस दोनों में ही बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, दोनों में ही क्या होता है, बहने का गुण पाया जाता है। तो उसी के ऊपर अगर आदर्श द्रव की कल्पना की जाए तो आदर्श द्रव क्या होता है? आदर्श द्रव वह है जिसमें असंपीडितता, दोनों ही शब्द आपके लिए नए हैं, असंपीडितता और अशांतता, अशांत। ठीक है, ये दोनों गुण पाए जाते हैं। असंपीडितता का क्या मतलब है? ठीक है, अशांत का क्या मतलब है उसके बारे में अगर चर्चा करें तो असंपीडितता का मतलब है कि अगर आप जब किसी पदार्थ को जब दबाते हैं, उसके ऊपर प्रेस करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो आयतन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरी बात आती है अशांत। अशांत क्या होता है? तो जो उसमें बहने का गुण होता है, अगर कोई द्रव बह रहा है तो आप जब देखेंगे कि जब द्रव के कण गति करते हैं, ठीक है, तो जब द्रव के कण आपकी गति करेंगे तो क्या होता है, इनके बीच में घर्षण बल कर, इनकी जो आपस में टक्कर होती है, टक्कर होने से इनमें क्या लगने लगता है, एक घर्षण बल लगने लगता है, जिससे कि क्या होता है, इनकी गति रुकने लगती है। ठीक है, तो एक ऐसा द्रव जब वो गति करे तो उसके अणुओं के बीच में कोई भी घर्षण बल कार्य ना करे, वो आपका क्या कहलाएगा, अशांत। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं आपकी असंपीडितता और अशांतता, ये जो दोनों प्रॉपर्टी आपकी जिस द्रव में पाई जाएंगी वो द्रव आपका कैसा होगा, ठीक है। अब तो इसको आपने अच्छी तरह से जान लिया। एक बात और समझ लीजिए कि हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, ठीक है, उसमें अभी तक कोई भी पदार्थ या कोई भी तरल द्रव आदर्श द्रव नहीं मिला। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसका प्रवाह, यानी जो आदर्श द्रव है वो कैसे बहता है। आपने अगर जनरल एग्जाम्पल लेकर समझें तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि एक नदी जो बिना बारिश के मौसम में बह रही है और एक नदी जो बारिश के मौसम में बह, दोनों में अंतर क्या है? आपने देखा होगा बड़ा शांत होकर नदी का जो जल है वो बहता है, एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में बढ़ता है। ठीक है, वहीं पर अब जब बारिश के मौसम में जब पानी की अधिकता होती है या उनके अणुओं का वेग ज़्यादा होता है, पीछे से आने वाला जो पानी है वो प्रेशर दे रहा है, ठीक है, तो उससे उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस समय जो आप उस द्रव का प्रवाह देखेंगे तो वो कैसा होता है, एक ही दिशा में नहीं होता। ठीक है, कुछ पानी इस तरफ जा रहा होगा, कुछ इस तरफ जा रहा होगा, कुछ अलग तरफ से जा रहा होगा। इसी प्रकार अगर द्रव में अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ये माने कि द्रव का एक अणु ये है, ठीक है, जो बह रहा है, एक अणु ये द्रव के अणु, यानी पहले वाला अणु जिस दिशा में गया उसके पीछे आने वाला अणु उसी दिशा में आ रहा। ठीक है ना, तो इस तरह का अगर प्रवाह है तो उसको हम कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। क्या कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह। ठीक है, वहीं पर अगर ये अणु कोई इधर जा रहा है, किसी की डायरेक्शन अलग बना दो, इधर जा रहा है, कहने का मतलब कि इस तरह के प्रवाह जिसमें सभी अणु या जो द्रव के अणु हैं उनकी दिशा किसी एक दिशा में ना होकर
अलग अलग दिशाओं में होती है, तो वो आपका दूसरी टाइप कहलाती है, उसको हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रकार के प्रवाह आपने जाने, प्रवाहों के प्रकार में समझ लीजिए, प्रवाहों के प्रकार। ठीक है, तो प्रवाहों के प्रकार में एक आपने पढ़ा, इसकी सबहेडिंग डाल देंगे ए और बी करके। तो बी ए में कैसा आप समझे, धारा रेखीय, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, दूसरा कौन सा प्रवाह, विक्षुब्ध, विक्षुब्ध प्रवाह। एक चीज और आपको बता दें, ऐसा केवल द्रवों में मिलता है। स्टार्टिंग में पहुंचे, अगर पदार्थों के दो टाइप पे अगर हम कंसंट्रेट करें, एक करें सॉलिड यानी ठोस के ऊपर, और एक कंसंट्रेट करें किसके ऊपर, द्रव के ऊपर यानी लिक्विड के ऊपर। अगर आप सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हो, अगर आपका सॉलिड फोर्स कर रहा है, सॉलिड आपका गति कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होता है, सभी कण जो है वो एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं ठोस के थ्रू। लेकिन अगर द्रव की बात की जाए तो द्रव के अणु जो भी बह रहे हैं उसमें हो सकता है जो कण हैं यानी जो अणु हैं उन सबके वेग कैसे कैसे हों, अलग अलग हों। समझ में आया दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। जब आप ठोस को बल लगाते हैं तो ठोस के सभी अणु एक साथ चलते हैं, एक ही वेग से चलेंगे। लेकिन जब आप द्रव की बात करते हैं तो द्रव के जो अणु हैं उसमें हो सकता है कुछ अणु किसी वेग से चल रहे हों, कुछ अणु किसी वेग से चल रहे हों। ठीक है, तो ये इनका मेन अंतर प्रवाह के लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह के बारे में, तो सीधा मतलब है कि अगर द्रव के अणु यानी एक अणु जिस रास्ते पे गया है उसी रास्ते पे पीछे वाला अणु आएगा। ठीक है, और दिशा दोनों सभी अणुओं की कैसी होगी, एक समान दिशा में अगर होती है तो उसको हम कहते हैं धारा रेखीय प्रवाह, एक धारा में, एक रेखा में। ठीक है, और दूसरा कौन सा आपका आएगा, विक्षुब्ध प्रवाह, जबकि दिशा उनकी कैसी हो, अलग अलग। क्या ये एक दूसरे से अलग है? हाँ, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो बहने वाले अणु हैं उनका वेग अलग है, इसमें जो है दिशा तो एक समान है, ठीक है, लेकिन वेग अलग अलग। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जो अणु धारा रेखीय प्रवाह से बह रहे थे वो विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाएं? क्या ये कंडीशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? ठीक है ना भाई, जो अणु एक समान सरल रेखा में बह रहे हैं क्या वो विक्षुब्ध प्रभाव को नहीं अपना सकते? बिल्कुल अपना सकते हैं। तो कब अपना सकते हैं? जब उनके अणुओं का जो वेग है वो क्रांतिक वेग, एक क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो जो द्रव के अणु है वो धारा रेखीय प्रवाह से बदलकर किस में आ जाते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह में। तो अब क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है उसको समझेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को जानने के लिए तो अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि क्रांतिक वेग क्या है। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग है जिससे अगर ज़्यादा हुआ तो कोई भी द्रव के जो अणु हैं वो धारा रेखीय प्रवाह को छोड़कर विक्षुब्ध प्रवाह को अपना लें। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए किसी एक नली के बारे में जिसकी रेडियस है r, ठीक है, r त्रिज्या की एक नली हो और उस नली में जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व रो हो, उसकी श्यानता ईटा हो। ठीक है, एक और आता है रेनॉल्ड्स संख्या। ठीक है, आप लोगों ने एक पेन का नाम सुन रखा होगा, रेनॉल्ड्स पेन, रेनॉल्ड्स के पेन आते थे। ठीक है, तो उसका नामकरण जो हुआ था वो इसीलिए था कि धारा रेखीय प्रवाह के रूप में शायद, ठीक है, कि उसका जो फ्लो होता है वो कैसा धारा रेखीय प्रवाह में, यानी उसकी जो राइटिंग है वो सीधी एक सरल रेखा में चले। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स संख्या उसी को सोच के शायद रखा गया होगा। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग को अगर आप VC से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है K इंटू ईटा अपॉन रो इंटू R। ये किसी भी प्रवाहित होने वाले द्रव का क्रांतिक वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र है, आपका फॉर्मूला। यहाँ पर K आपका रेनॉल्ड्स संख्या है, ईटा इसको ईटा बोलते हैं, और ये क्या है आपकी द्रव की श्यानता जो द्रव बह रहा है नली में होकर। ठीक है, रो उस द्रव का घनत्व है और R उसकी रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, तो क्रांतिक वेग की परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो कि वह अधिकतम वेग जिससे अधिक वेग होने पर कोई भी द्रव धारा रेखीय प्रवाह को छोड़कर विक्षुब्ध प्रवाह को अपना लेता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये जो के रेनॉल्ड संख्या आपने देखा था, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये पतली नलियों के लिए इसका मान 1000 रहता है। के की वैल्यू कितनी रहती है? 1000। और अगर के की वैल्यू 2000 रहती है तब तक ये तो धारा रेखीय प्रवाह में रहेगा, ठीक है। अगर 2000 से इसकी वैल्यू ज़्यादा जाती है तो ये अब धारा रेखीय प्रवाह को छोड़कर फिर विक्षुब्ध प्रवाह को अपना लेगा। क्लियर है? तो धारा रेखीय प्रवाह के ऊपर ही अब हमको स्टडी करनी है। विक्षुब्ध प्रवाह का मतलब समझ में आई है कि इसके जो अणु है वो एक दिशा में ना होकर अनियमित रूप से टेढ़े मेढ़े इधर उधर गति करेंगे, ठीक है। तो अब हमें जो फोकस करना है वो फोकस करना है किसके ऊपर? धारा रेखीय प्रवाह के ऊपर। तो इसको अब हटा देते हैं। अब धारा रेखीय प्रवाह के बाद में 2 पॉइंट हम लोगों के हो चुके हैं। प्रवाह का प्रकार हमने देख लिया। अब थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा आता है यहाँ पर अविरतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसी में देख लें, आप यहाँ पर देखिए कि ये एक नली है, ठीक है, और इस नली का यहाँ पर जो डायमीटर है वो ये है, व्यास या कहते हैं इसको अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। समझ रहे हो? ये एक नली है, उसमें से होकर क्या गुजर रहा है? पानी निकल रहा है, द्रव बह रहा है। और कैसा द्रव बह रहा है, किस तरह से है? धारा रेखीय प्रवाह में चल रहा है, ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह में यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट, इसके क्षेत्रफल उसको नाम दे दो A1, यहाँ पर जो एरिया है इसको नाम दे दो A2, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, यहाँ पर द्रव का जो वेग है उसको आपने कह दिया V1, समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर जो द्रव का वेग है उसे कह दिया V1 और यहाँ पर जो वेग है उसको कह दिया V2। इतना समझना है, ठीक है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, अविरतता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। ये कोई पाइप है, इधर का एरिया आपने छोटा कर दिया, कम कर दिया, तो अब जरा सोच के बताओ कि द्रव का वेग इधर ज़्यादा होगा कि इस पॉइंट पे? इधर ना। मतलब क्या हुआ, जहाँ पर हम एरिया कम करते हैं वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है A और उसमें बहने वाला जो द्रव है उसकी वेलोसिटी V, ये एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज़्यादा करोगे वेलोसिटी कम होगी। भाई दूर तक आपको मान के चलो पौधों में पानी दे रहे हो और आपको पानी जो है पाइप से दूर तक पहुंचाना है, तो क्या करते हैं? उसके एरिया को आप कम कर देते हो, वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि एरिया को कम कर दिया, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, एरिया को बढ़ा दोगे वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही कंटिन्यूटी का नियम है, बहुत सरल है, ठीक है। अगर आप इसको और अच्छे से लिखें तो A इंटू वी दिस इज इक्वल्स टू किसके? नियतांक या कांस्टेंट। यही आपका नियम बन जाता है। किसे यहाँ पर क्या करें? किसी भी धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी भी बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A तथा उसमें होकर बहने वाले द्रव का वेग V का गुणनफल यानी इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है, नियतांक के बराबर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? अविरतता का सिद्धांत कह देते हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और है, A1 B1 दिस इज इक्वल्स टू A2, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों का। एक ही चीज़ है, समझ में आ रहा है ना ये चीज़? भाई 4 इंटू 3 कर लो 12 है, इसको कम करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 इंटू 2 करो तो ये भी 12। यही तो मतलब है, A1 B1 मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट, A2 B2 मल्टीप्लाई इक्वल, दोनों एक दूसरे के बराबर। इसी को अगर आप न्यूमेरिकल्स की सुविधा के लिए अगर त्रिज्या के पदों में लिखना चाहें, भाई जैसे ये पाइप अगर मान के चली जाए, ठीक है। अब इसमें इसकी त्रिज्या यहाँ से तो है, तो इसको आप क्षेत्रफल के पदों में लिख सकते हो, एरिया को पाई आर स्क्वायर। जब A1 की बात कर रहे हैं तो R1 का स्क्वायर इंटू V1, ऐसे ही A2 की वैल्यू क्या लिखोगे? पाई R2 का स्क्वायर इंटू V2। तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो अविरतता का नियम या लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, A B इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कह सकते हो, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 कह सकते हो,
अब पाई से पाई हटा दो, ठीक है ना, तो क्या रह जाएगा आपका R1 का स्क्वायर V1, ठीक है, इक्वल्स टू किसके R2 का स्क्वायर V2। तो न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्नों में जहां पर भी आपको जैसे दे रखा होगा, मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लीजिए, त्रिज्या के पदों में अगर दे रखा है तो आप इस वाले फॉर्मूले को लगा लीजिए। आए समझ में सभी की? हेडिंग डाल दो, लिखो, नोट करो।